हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आप लोगों के सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। सर, इसमें क्या क्या रहने वाला है, कितना टाइम में कवर हो जाएगा, कौन से एग्जाम के लिए, दिसंबर 26 के लिए है, जून 27 के लिए है, क्या रहने वाला है, वो सारी बातें होंगी। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि सबसे पहला वीडियो है जिसमें आप सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ किस तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सारी बातें, मतलब हमारे बीच की जो सारी बातें हैं एक दूसरे को जानने वाली, वो यहाँ पर इस वीडियो में होंगी। तो सबसे पहले क्या बात करें सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये रेगुलर बैच है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, आखिर है क्या? क्या फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके लिए ये प्रॉपर बैच है? क्या वो इस बैच के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू वो प्रिपेयर कर सकता है? तो आंसर इज यस। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो ये जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं वो पढ़कर भी एग्जाम दे सकता है ना? तो सर ये फिर रेगुलर बैच हुआ? एक्चुअली इट इज रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच। रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्यों? मैं लिख देता हूं पहले। इट इज, क्योंकि सर बोले हुए से ज्यादा अच्छा लिखा हुआ होता है। रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। अच्छा सर, ये क्या होता है? रेगुलर सुना, एग्जाम ओरिएंटेड सुना, ये दोनों का क्या है, दोनों का मिक्स क्या है? मैं कहा ऐसा है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे इसलिए रेगुलर बैच है। क्वेश्चन सारे लिखकर सॉल्व किए जाएंगे इसलिए ये रेगुलर बैच है। लेकिन टाइम सेविंग के लिए आपको हर चीज ना लिखवा के क्या किया जाएगा, हर चीज ना लिखवा के आपको कुछ इस तरीके से बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। बुक दी जाएगी, बिल्कुल बुक दी जाएगी, हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये नोट्स प्रिपेयर रहेंगे जहां पर अब ये सब जो बातें हैं, ठीक है, ये सब बातें जो रेगुलर बैच में भी लिखवा कर की जाती हैं वो सब हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली इसको लिखकर कुछ होना भी नहीं होता है ना, ये सिर्फ तो एक बहुत ही बढ़िया बैच मैं कंसिडर करूंगा इसको। क्यों? क्योंकि ये लिखकर कुछ नहीं होने वाला, इसको समझ लोगे तब भी काम चलेगा। ओके, फिर ये ईपीएस की कैलकुलेशन एटसेट्रा जहां रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली मैं लिखूंगा भी। जहां पर मुझे लगेगा कि नहीं सिर्फ शो नहीं करना है, हम पहले लिखवा देते हैं, छोटा सा फॉर्मूला टाइप लिखवा देते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बुक पे ले जाकर फिर समझाऊंगा। तो रेगुलर हुआ। और एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि मैं और बताता हूं, एग्जाम्पल गिवन है, कहीं कहीं उन एग्जाम्पल में क्या होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग भी आपको दे रखी है। देखो ये सारा ईपीएस कैलकुलेशन का जैसे मैंने सिखाया होगा, तो उसके बाद आपको ये सब दे रखा है, अपने को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो ऐसा भी काफी जगह आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारा टाइम सेविंग होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सिंपली ये रेगुलर मान के चल सकते हैं। एक ऐसा रेगुलर बैच जिसमें टाइम सेव करने के लिए जगह जगह कुछ टेक्निक्स यूज की गई हैं। ठीक है, चलिए, तो सर क्लियर है कि जो फर्स्ट टाइम होगा, ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो भी क्या कर सकता है, इन क्लासेस के थ्रू प्रॉपर अच्छे से एफएम बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एफएमबीडीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ओके, ये सर कौन सा पेपर है हमारा, लिख के बता दीजिए। ये आप सीएमए इंटर का जो पेपर नंबर 11 है, पेपर नंबर 11 एफएमबीडीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, यहां पर हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ओके सर, डन है। तो सर ये पूरा 100 मार्क्स का आप ही पढ़ाने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, ये पूरा 100 मार्क्स का मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर क्या रहेगा, दो पार्ट्स है, सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेक्शन बी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। जो सेक्शन ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का, ये पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपके जो 16th चैप्टर तक है वो कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। ओके, नाम लिख देता हूं, अखिलेश महेश्वरी, एएम सर। ठीक है, आप बोल सकते हो एएम नाउ। और सर फिर ये 20 मार्क्स कौन पढ़ाएगा, ये 4 चैप्टर कौन पढ़ाएगा? तो ये जो 4 चैप्टर पढ़ाएंगे वो है जय भंडारी सर, है ना? आप लिख सकते हैं जेबी सर, जय भंडारी सर। तो इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पर क्या रहेगा,
कुछ हमने बांट रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि 80% पोर्शन मेरा रहने वाला है अखिलेश महेश्वरी एंड 20% पोर्शन रहने वाला है जय भंडारी सर का। ओके, तो सर इसमें पूरा मॉड्यूल कवर रहेगा? बिल्कुल पूरा मॉड्यूल कवर रहेगा, मतलब पूरा स्टडी मैट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा आपको, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं रहने वाला है। हाँ, ऑर्डर जो है वो मैंने आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग नहीं रखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि कोई चैप्टर है कि नहीं, सारे चैप्टर कवर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जहां पर भी थ्योरीज की बात हो रही है, अलग अलग जगह थ्योरीज, अलग अलग सेक्शन में जो थ्योरी की बात हो रही है, वो सारा थ्योरी यहां पर मैंने चैप्टर नंबर 16 में कवर कर रखा है। तो अलग अलग जगह ना देकर मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है। बाकी चैप्टर्स के नाम के साथ भी थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये प्रॉपर ऑर्डर लगता है पढ़ाने का। एफएम पढ़ने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, अगर उस ऑर्डर से ना पढ़ा जाए एफएम तो भाई बड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग उस ऑर्डर को सेट कर रखा है। ठीक है, मॉड्यूल में कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल उठाना ही नहीं है, स्टडी मैट को उठाना ही नहीं है। कई बच्चों के क्वेश्चन रहता है सर स्टडी मैट को उठा लें क्या, स्टडी मैट भी देखना है क्या? नहीं देखना है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया दैट्स इट। अच्छा, इसमें क्या रहेगा अपने, एक तो कॉन्सेप्ट बुक रहेगा, एक तो कॉन्सेप्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हार्ड कॉपी में, और एक प्रोवाइड करवाया जाता है क्वेश्चन बैंक। ओके, एक तो कॉन्सेप्ट बुक और दूसरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड, तो स्टडी मैट आपका सारा कवर रहने वाला है। क्वेश्चन बैंक आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा उसमें आप जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है 7737806700 पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूँ उस मैसेज को देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी नॉर्मल टाइम में वो टीम के पास रहता है और बाद में टीम मुझे इंटीमेट कर देती है, मैं उससे आपके क्वेश्चंस वगैरह क्वेरी वगैरह मैं खुद देखता हूँ। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना कि क्वेरी कौन सॉल्व करता है, क्वेरी हम खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन बैंक का ऐसा रहेगा कि भैया जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन बैंक में से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली क्या होंगे, मैं भी सॉल्व करवाऊंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा आप पे छोड़ दिया जाएगा, जहां जहां मुझे जरूरत रहेगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन बैंक के जो कुछ क्वेश्चन है मैं रीड करवा दूं, समझा दूं, थोड़ा शॉर्ट में करवा दूं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड भी रहने वाला है। रेगुलर क्यों, कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, स्टडी मैट का हर एक क्वेश्चन मैं लिखवा के सॉल्व करवाने वाला हूं। और एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बैंक हर एक क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करवाना, मतलब जो PYQs हैं उनके हर एक क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। हाँ, लेकिन हम टच करेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाला, मतलब हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं आएगा, ये मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेरे से पढ़ने के बाद एफएम में आपको कोई भी परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इवन आप यही कहेंगे सर मजा आ गया। ओके, चलिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हार्ड कॉपी में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, क्लासेस का फॉर्मेट बता दिया। नए स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ सर उसके लिए यूजफुल रहेगा क्या, बिल्कुल यूजफुल रहेगा। ओके, अब क्या करें सर, अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्या कि आखिर ये सर जो मेरा पोर्शन है ना 80 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आखिर ये होता क्या है, हल्का सा एक बात कर लेते हैं और इन चैप्टर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आइएगा, सबसे पहले देखो बात करते हैं आखिर सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना किसको होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर किसके लिए जरूरी होता है। सर हम CMA कर रहे हैं, हमको पढ़ाया जा रहा है, हमको पढ़ना है, केवल इसलिए जरूरी है क्या वाकई में रियल लाइफ में भी है ना, हमारी जो एक्चुअल लाइफ हम जो जी रहे हैं उसमें भी हमें ये बुक काम आने वाली। देखो तो बता दूं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब पे हो, चाहे आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, फिर भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मतलब आपके पास पॉकेट में पैसा है, बिल्कुल है सर, पॉकेट में नहीं रखते हम लोग है ना, मोबाइल में रखते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो भी आपका ही पैसा है। तो आपके पास अगर कोई पैसा है तो आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है, राइट, या मनी अट्रैक्ट्स मनी, है ना, पैसा पैसे को खींचता है, राइट। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या हर कोई पैसे से पैसा बना सकता है? नहीं, हर कोई पैसे से पैसा नहीं बना सकता है, केवल वही पैसा बना सकता है जिसको पैसा मैनेज करना आता है, जिसको फाइनेंस को मैनेज करना आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तभी मैंने अपना ये पहला पंच लाइन लिखा, क्या, मनी अर्न्स मनी ओनली व्हेन इट इज मैनेज्ड प्रॉपर्ली। पैसा तभी पैसे को कमाता है जब इसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो, एंड दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अच्छा चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा अब बताओ, कभी बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसेस को कभी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी तुमने फेल होते देखा है? बिल्कुल सर, फेल होते देखा है। क्या रीजन रहता होगा? क्या उनके पास कस्टमर नहीं होते होंगे? क्या कंपटीशन के कारण वो हार जाते होंगे, या लॉसेस? क्या रीजन रहता होगा? अलग अलग तरह के आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर कंपटीशन, दूसरी कंपनी आ गई है सर, कस्टमर काम मेहनत बहुत कर रहे हैं सर आपके जैसे, है ना, कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं ना। ऐसा भी हो सकता है, मतलब सोचने वाला तो कुछ भी सोच सकता है। लॉसेज हैं, ठीक है। मैं कहता हूं क्या सिर्फ यही फैक्टर्स हो सकते हैं, या कोई और फैक्टर भी हो सकता है, या कोई और फैक्टर भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो पूरा बिजनेस सिस्टम फेल हो गया हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि जस्ट इमेजिन एक बिजनेस है, वो कमा कितना रहा है सर? वो कमा रहा है, मान लो 1 करोड़ का उसका प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छी खासी उसने सेल किया है। लेकिन जो भी सेल किया ऑब्वियसली क्रेडिट बेसिस पे किया। अब कस्टमर जो है, डेटर्स जो है, वो भैया 6-6 महीने तक पैसा नहीं दे रहे, 6 मंथ्स तक पैसा नहीं दे रहे, और मतलब पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, ठीक है। सैलरी का पेमेंट करना है भैया, आर ड्यू टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे आ गया, कुछ ही दिनों में आपको सैलरी का पेमेंट करना है। सप्लायर्स भी अपना पैसा मांग रहे हैं, भैया आज ही पेमेंट कर दो, कितना टाइम लगाएंगे? और ईएमआई भी तो हमने रख रखी है ना, हम आईफोन भी ईएमआई पे ले लेते हैं, कार तो लेते ही लेते हैं, घर तो लेते ही लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आप ईएमआई पे ले लेते हो। ईएमआई आर ऑटो डेबिट सिस्टम, मतलब भैया तुम चाहो ना चाहो अपने आप पैसा बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। बताओ, अब ऐसी बुरी हालत में भैया, कहते हैं ना जब भी मिनट में अपनी तो वाट लग गई है भैया, तो क्या कंपनी सरवाइव करेगी? विल द कंपनी सरवाइव? सो क्लियर आंसर इज नो, कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था? भैया अच्छी खासी कंपनी है, प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट सिर्फ शो हो रहा था, बट वो प्रॉफिट जिस फॉर्म में तुम्हारे पास होना चाहिए, कैश फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, वो था ही नहीं। प्रॉफिट शो कर रहा है भैया, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, सेल्स दिखा रहा है, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट पढ़ते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट सेल्स शो कर रहा है, जीपी शो कर रहा है, पीएनएल में तुम्हारा एनपीवी शो कर रहा है, लेकिन भैया तुम्हारे पास पैसा तो है ही नहीं। सो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट अपनी जगह जरूरी है, लेकिन कैश इज सर्वाइवल, कैश इज सर्वाइवल, कैश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भैया बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? हाउ टू बैलेंस बोथ, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखा जाए। किसके बीच में? प्रॉफिट और कैश के बीच में, ठीक है। चलिए, तो दोनों में ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों ही आपको, जिससे प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, कैश का भी मैनेजमेंट आना चाहिए, दैट इज फाइनेंस मैनेजमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। चलो एक बढ़िया से एक तुम्हारे लायक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सर, हमको हमको सीखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल तुमको सीखने की जरूरत है। मान लो कि तुम्हारा भी कोई फ्रेंड है, तुम्हारा भी कोई स्पेशल फ्रेंड है ना, स्पेशल फ्रेंड। ओहो, अब स्पेशल फ्रेंड तो हर किसी का होता है? नहीं, हर किसी का नहीं होता है ना। स्पेशल फ्रेंड है। अब भैया उस स्पेशल फ्रेंड के लिए तुमको क्या करना है? तुम्हारे पास पॉकेट मनी है तुम्हारा, जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको दिया, कितना? मान लेते हैं 5,000 पर मंथ। अब इस 5,000 को तुम क्या करो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेना चाहते, सब कुछ इस स्पेशल फ्रेंड के लिए तुम लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तो तुमको मैनेजमेंट आना चाहिए ना। भैया 5,000 रुपए तुमको मिले हैं, ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने तुमको दिए, भैया तुम पे खर्च कर लेना, तुमको जो चाहिए लेके आना पॉकेट मनी से, लेकिन तुम चाहते हो कि ये पैसा तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड पे खर्च हो। अब तुम देखो भैया, सामने वाले को तुमको ज्वेलरी दिलवाना है, या तुमको चॉकलेट लेकर आना है, या कोई और गिफ्ट लेकर आना है, ठीक है, या या क्या करो, या कोई आईफोन वगैरह गिफ्ट करना हो, ओके, ये तो तुम जानो सर। 5,000 रुपए पर मंथ, अरे ईएमआई बोला ना तुम लोग इतने बढ़िया हो, तुम लोग इतने बढ़िया हो कि भैया ईएमआई पे खरीद के भैया स्पेशल फ्रेंड की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, वो खुश रहनी चाहिए या रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो क्या करोगे? मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। इस महीने कितना पैसा ईएमआई का चला जाएगा, कितना पैसा इस चीज में मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। जाके चले गए किसी ज्वेलरी शॉप पे और देखा कि भैया उसका प्राइस ही 1 लाख है, तो कैसे देंगे? इसलिए कोई बात नहीं जी, इस बार गोल्ड नहीं सिल्वर से काम चला देंगे। तो जैसा भी होगा मैनेज करना पड़ेगा ना।
दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर की बात करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आखिर है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंड टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? प्लानिंग, जहां पर प्लानिंग है, रेजिंग है, इन्वेस्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मतलब इमोशन है, ड्रामा है ना, देखा ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो प्लानिंग, जहां पर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि भैया पैसा हमें चाहिए क्यों, है ना, चाहिए तो कितना चाहिए। रेजिंग मतलब पैसा रेज कहाँ से करना है भैया, दोस्तों से लेना है, घर वालों से लेना है, लोन लेना है, करना क्या है, पैसा रेज करने का सिस्टम तुमको देखना होगा। देन इन्वेस्टिंग, उसको पैसे को लगाना कहाँ है, मशीनरीज कौन कौन से लेके आना है, फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन आपको इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना चाहिए होता है, एंड देन कंट्रोलिंग फंड्स मतलब उस पर ऑब्जर्वेशन, जिसके लिए आप बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बना सकते हैं रेशियो एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, है ना, और भी बहुत सारी चीज होती है फंड्स को कंट्रोल करने का। मैनेजमेंट होता है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हमने एक डेफिनेशन जान ली। चलिए अब मैं बात करता हूं क्या, अब हम बात करते हैं, आ जाओ यहां पर आते हैं और इन चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर भैया इन चैप्टर्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे आते हैं, ये हटा दूं, कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक और ये नंबर, बिल्कुल। चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको क्या करना होता है, देखो कुछ कुछ ये हैं उन पर चैप्टर बेस्ड है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट नंबर पे कि भैया हमें ये सोचना होगा कि कोई भी बिजनेस करना है, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे सर, पैसा रेज करना होगा। तो पैसा कहां से लेकर आओगे, तो फ्रॉम वेयर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर शुड वी अरेंज मनी, शुड वी अरेंज मनी, कहां से पैसा लेकर आएंगे। इसका आंसर कौन करेगा, फ्रॉम वेयर शुड बी अरेंज मनी, कहां से पैसा लेकर आएंगे। तो इसका आंसर हमें करने वाला है चैप्टर हमारा फर्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये पहला चैप्टर हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि आखिर पैसा लाना कहां से, इक्विटी से रेज करें, प्रेफरेंस से रेज करें, या खुद का कमाया हुआ पैसा रिटेन अर्निंग्स यूज करें, या फिर लोन लें, डिवेंचर्स इश्यू करें। तो जहां सस्ता होगा, ऑब्वियसली जहां सस्ता होगा, जहां कॉस्ट हमको कम पड़ रही होगी, जहां पर हमारी अर्निंग्स ज्यादा होगी, कॉस्ट को मिनिमम रखना है और अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करना है, तो बस वहीं से हम पैसा रेज कर लेंगे। तो जानेंगे कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद सर पैसा रेज करना, आपने कहा कॉस्ट कम, तो कॉस्ट कम के लिए हमको कॉस्ट को डिटरमाइन तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो हमें सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी, आखिर पैसा रेज करने का कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, डेट से पैसा रेज कर रहे हो, डेट मतलब डिवेंचर्स हुआ, लोन वगैरह हुआ, तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, इक्विटी का कॉस्ट क्या है सर, इक्विटी का भी कॉस्ट होता है, बिल्कुल कॉस्ट होता है। इवन तुम्हारा कमाया हुआ पैसा, रिटेन अर्निंग्स का भी कॉस्ट होता है। सर ये कैसे, भैया तुम्हारा कमाया हुआ पैसा अगर तुम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं और यूज नहीं कर पा रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर होता है कि नहीं होता है, कहीं और यूज करते तो तुम कुछ ना कुछ कमाते कि नहीं कमाते, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। ओके, तो ये हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर जो क्वेश्चन रहता है कि भैया ये पैसा हम इन्वेस्ट कहां करें, वेयर शुड वी इन्वेस्ट, वेयर शुड वी इन्वेस्ट, हमें आखिर इन्वेस्ट करना कहां पे है। तो कहां इन्वेस्ट करना है सर, इसका आंसर हमें देगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर, इसका आंसर हमें देगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर। ओके, यहाँ पर हम जानेंगे कि भैया हम लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये भी डिसाइड हमको करना होगा। तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो हमको कमा के देगा कि नहीं देगा, ये सारा डिसीजन यहाँ पर होगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। और ये एक ऐसा चैप्टर है भैया, इसको मैं ना किंग कहूंगा,
एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किंग कहूंगा। और ये यहाँ पर भी इंटर में भी है और ऑब्वियसली फाइनल में भी है। फाइनल के अंदर भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी और एज इट इज पढ़ाऊंगा, है ना, एज इट इज यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाना और फाइनल में भी काम आएगा। अच्छा, डरने की कोई जरूरत नहीं होती ना। एक तो हम लोग डर डर के जिंदगी निकाल देते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, क्यों सोचना है। जस्ट कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ोगे नहीं आया, दूसरा बार पढ़ोगे आएगा, तीसरा बार पढ़ोगे और आएगा, चौथा बार पढ़ोगे और अच्छा समझ में आएगा। बार बार पढ़ते रहो। किसी भी चीज को अगर सीखना है तो उसको अपनी थॉट प्रोसेस में डालना होगा। थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा, मतलब क्या सोच रहे हो आप उसी में क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे जो आप सोच रहे हो। अगर आप सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना। काफी अच्छे अच्छे संत महात्मा ऐसा बोलते हैं, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे लोग ऐसा बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। क्यों? मैनिफेस्टेशन अपनी जगह, लेकिन मेरा मानना है कि भैया जैसा हम सोचते हैं हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है, उसी डायरेक्शन में काम करता है। अपने आप एफर्ट्स लगते हैं और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता ही मिलता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहता है भैया बिजनेस के अंदर, वो क्या रहता है? सर, अब हमने इन्वेस्ट किया तो हमने प्रॉफिट भी कमाया होगा, बिल्कुल प्रॉफिट कमाया होगा। उस प्रॉफिट का क्या करोगे? उस प्रॉफिट का क्या करोगे? शुड प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड? बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड। क्या शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एज अ डिविडेंड, या कंपनी उसे अपने पास रखे? अपने पास रखने से क्या होगा? अपने पास रखेगी तो फिर उस पैसे पे पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देगा ये चैप्टर, डिविडेंड पॉलिसी। इस क्वेश्चन का आंसर देगा डिविडेंड पॉलिसी। ओके, एंड देन लास्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सर चलो बढ़िया है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर लिए, डिसीजन मेकिंग कर लिया कैपिटल बस्टिंग के थ्रू, डेली रूटीन का पैसा चाहिएगा, उसका क्या? डेली रूटीन का जो पैसा चाहिएगा उसका क्या? तो उसके लिए कैसे मैनेज करोगे? तो हाउ शुड, जो लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हमारा, हाउ शुड डेली मनी बी मैनेज्ड? दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये डेली का पैसा कैसे मैनेज होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर देने वाला है वो है चैप्टर नंबर, कहां पे है? वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल दिस वन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो डेली का पैसा कैसे मैनेज करना है, कितना मेंटेन करके चलना है अपने को, वो हमको आंसर करेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, चलिए, इसके अलावा सर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? लिवरेज रहेगा। लिवरेज हमें इंपैक्ट बताता है कि सेल्स में एक हल्का सा चेंज आपके ईपीएस में, ईबीआईटी के अंदर कितना इंपैक्ट लेकर आता है। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिटेल में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, मतलब सेल्स में 1% का चेंज आप देखेंगे, ईपीएस में 1% से ज्यादा का चेंज लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है, बात करेंगे इस लिवरेज चैप्टर में। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अलग अलग थ्योरी होंगे। अलग अलग थ्योरी का मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, नहीं, प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन अलग अलग इंसान हुए थे, उनकी अलग अलग कुछ थ्योरीज थी। उन थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे कि भैया वो क्या सोचते थे इक्विटी और डेट के बारे में, और वो क्या सोचते थे कि किस तरीके से कॉस्ट को मैनेज किया जाए। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे ये रिस्क एंड रिटर्न। अगेन ये चैप्टर भी आपके फाइनल में रहने वाला है, ये चैप्टर भी आपको फाइनल में मिलेगा, बस नाम उसका ये रहेगा, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब उसकी शुरुआत है, एसएपीएम की जो शुरुआत है वो यहां पर आपको दे रखी है रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर में। 5 नंबर करीब का ये चैप्टर होता है। फिर उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब टाइम वैल्यू मतलब, सर टाइम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? टाइम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि भैया मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें 1 रुपया देना चाहता हूं, आज दूं या 1 साल बाद, तुम क्या कहोगे? सर आज ही दे दो। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उसी 1 रुपए से हम वो सामान नहीं खरीद पाएंगे जो आज परचेज कर पा रहे हैं। समझ में आया? मतलब हमारा परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? बिल्कुल। तो या फिर यूं कहो, वो 1 रुपया अगर आज हमें मिल जाएगा तो उसको इन्वेस्ट करके 1 साल बाद हम क्या कर पाएंगे? ज्यादा बना पाएंगे कि नहीं बना, पैसे से पैसा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल सर, पैसे से पैसा बना पाएंगे। सो बस वो जो 1 रुपए का जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है आज और 1 साल बाद में, वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और ये रहेगा इस कैपिटल बस्टिंग चैप्टर का बेस। नाउ फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रिपोर्टिंग वाले चैप्टर्स में, जैसे जिसमें आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम जानेंगे ड्यूरिंग द ईयर कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12th में पढ़ा है तुम लोगों ने। फिर हम बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो पर बेस्ड है इसलिए कैश फ्लो के जस्ट बाद में है। ओके, अच्छा ये जो है सर ये जो पूरा है ये सिलेबस 22 के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? सिलेबस 22 के लिए। ये तो बताना मैं भूल ही गया ना तुमको। ओके, सिलेबस 22 के लिए एप्लीकेबल रहेगा और जब तक सिलेबस 22 चलेगा तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, मान के चलना। तो जो दिसंबर 26 पढ़ रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो जून 26 पढ़ रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो दिसंबर 26 देगा उसके लिए भी एप्लीकेबल है। और अगर सिलेबस 22 जून 27 तक गया तो यस वहां पर भी एप्लीकेबल, क्योंकि आप सबको पता है कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो भैया सिलेबस 22 जब से एप्लीकेबल हुआ है तब से कोई चेंज नहीं आया, तब से जब मतलब जून शायद 23 से पेपर स्टार्ट हुआ है सिलेबस 22 का, तब से इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब कौन सा चेंज आ जाएगा? कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये बुक्स कुछ ऐसी होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, अकाउंटिंग वगैरह हुआ, इनमें कभी कोई चेंज आता ही नहीं है। एफएम और अकाउंट में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलो देखो, तो निष्फिक्र होकर देखा करो, कभी भी किया और ये तो खैर नई रिकॉर्डिंग्स है, कभी तुमको मिल भी जाती है ना तो दिमाग मत लगाया करो, सब कुछ सेम रहेगा। क्या होता है आगे से आगे एक और पेपर ऐड होता जाता है, वो तो हम क्या करते जाएंगे, आगे से आगे ऐड करते जाएंगे, हमारे वीडियोस में और ऐड होता जाता है, तो उसकी कहीं कोई परेशानी मत लिया करो। जैसे ही नया पेपर आएगा आपके पास नए वीडियोस भी आ जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपके पास वैलिडिटी होना चाहिए, एग्जाम तक की वैलिडिटी लिया करो। जब भी परचेज करो ना पूरा एग्जाम तक की वैलिडिटी लिया करो, पहले तक की नहीं मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। और एक ये भी तरीका गलत होता है कि भैया एग्जाम से 2 महीने पहले तुम क्लास परचेज कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, प्रॉपर पढ़ना चाहिए। अब अभी अगर किसी के पास 2-3 महीने है तो भैया गालियां मत देना कि मैंने अभी खरीदी है, लेकिन तरीका ये होता है प्रॉपर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जिस चीज को तुम करने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो यार, तुम लोग क्लियर करना तुम्हारा मोटिव है, तो अच्छे से क्यों नहीं कर रहे? ट्राई करते हैं, ये क्या बात होता है? ट्राई नहीं होना चाहिए, जो काम कर रहे हो परफेक्टली होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो फटाफट से। फिर उसके बाद रेशियो एनालिसिस, सर ये भी हमारे 12th में बताता, बिल्कुल रेशियो जानेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आपको ये रेशियोज, जैसे आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हुए या सॉल्वेंसी रेशियोज हुए, ये सब है ना, एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज वगैरह, ये सब रेशियोज हमारे काम आते हैं फाइनेंस को मैनेज करने में। उसके बाद रिपोर्टिंग का एक और तरीका कि कंपैरेटिव कॉमन साइज, सर ये भी 12th वाला चैप्टर है, बिल्कुल ये भी 12th वाला चैप्टर है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये 9 से 12 जो है आपके 12th वाले ही चैप्टर्स है जिनको हम यहाँ पे टच करेंगे। ओके, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसी के ही पार्ट है डेटर्स को मैनेज करना, क्रेडिटर्स को मैनेज करना, कैश को मैनेज करना, ठीक है, स्टॉक को मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब उसके पार्ट है। और लास्ट सब कुछ जितना भी थियोरी है तुम्हारे फाइनेंस मैनेजमेंट का, वो सब 16th वाले चैप्टर में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये सारा अपना कोर्स रहने वाला है। तो आई होप तुमको ये चीजें समझ में आ गई होगी और बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई फिर भी डाउट रह जाए तो भैया आप कमेंट करके मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर अब एक लास्ट पंच लाइन और मार दूं क्या? जरा देखो भैया, पैसा कमाना क्या है? अर्निंग मनी इज टैलेंट, मैनेजिंग मनी इज विजडम। कमाना तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन उसको मैनेज करके इंक्रीज करना ये तुम्हारी विजडम है। तुम्हारे दिमाग से तुम उसको इंक्रीज कर सकते हो। टैलेंट और विजडम ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ पैसा कमाना अलग टैलेंट है, उसको मैनेज करना अलग है। मैं सीए हूं, मैंने खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, अगर प्रॉपर जगह प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो भैया मैंने पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं किया है, और फिर पैसे से पैसा नहीं बन पाता है। तो कमाना अपनी जगह, लेकिन मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? टीचेस दैट विजडम, कि भैया पैसे से पैसा कैसे बनता है। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की बातें सर जेबी सर करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, और वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा एक बार मैं तुमको दिखा देना चाहता हूं कि हमारे नोट्स मैंने दिखा दिया था शायद वैसे तो, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं कि हमारे नोट्स किस तरीके से रहने वाले हैं। जैसे ये 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, और जिसमें पहले कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, और उसके बाद क्या कर रखा है, एग्जाम्पल्स हैं, और देन कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स तो हैं, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो यहाँ पर ही साथ में ही रह जाएंगे। कॉन्सेप्ट बुक के साथ ही मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके मॉड्यूल के रहने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट बुक में ही मिलेगा, कॉन्सेप्ट बुक में ही मिलने वाला है। मॉड्यूल मतलब स्टडी मेट। तो सर क्वेश्चन बैंक में क्या मिलेगा? फिर क्वेश्चन बैंक में आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, लेकिन स्टडी मैट के क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर ही कवर है। ये सेकंड चैप्टर लिवरेज, और लिवरेज में भी अगेन पहले कुछ कॉन्सेप्ट, देन उसके एग्जांपल, और देन उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब वही आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस। सब क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करवाए जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बड़ा मजा आएगा। तो मैंने कहा ना, जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत यूजफुल रहने वाली हैं। तो कोर्स आपके यहाँ पे लगा हुआ है, जाके परचेज कर सकते हैं। कहाँ से? मोबाइल यूजर्स हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स एजुकेटर्स, और जो पीसी से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, वो डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू www.commerceeducators.com पे जाके क्या कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। वहां पे डेमो का फोल्डर भी बना हुआ है, तो जो भी आप क्लास का डेमो देखना चाहते हैं वो डेमो में जाके देख सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री है। वहां पे प्राइस दिखा रहा है बट वो एक्चुअली फ्री है, ठीक है। जिस भी वैलिडिटी के लिए आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, आप मुझे दिए हुए नंबर, जो मैंने दिए थे नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपको जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।